नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। लालू यादव और महागठबंधन ने बड़ी भीड़ गांधी मैदान में जुटा ली। जन विश्वास रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव और इंडिया अलायंस के बहुतेरे बड़े शीर्षस्थ नेताओं ने हुंकार भरी और ये एक तरह से चुनावी तैयारी का आगाज है। जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बयां किया कि बिहार में जो भी गांधी मैदान से इबारत लिख दी जाती है और बिहार का संदेश बड़ा राजनीतिक रूप से देश में गुल खिलाने वाला होता है, इसके मायने तो यही है। ये सच है कि बिहार और पटना के गांधी मैदान से, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान बिल्कुल अपने इतिहास में समेटे हुए है, यहाँ एक से एक रैलियां हुई और जेपी आंदोलन या फिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान से अब तक ये संदेश तो देश भर में जाता ही है, क्रांति का बिगुल तो उठता ही है। लेकिन लालू यादव ने क्या फिर अपने वोटरों से कनेक्ट करके चुनाव में मतदान पेटियों से जिन्हें निकालने की तैयारी की है? ये एक सवाल बड़ा मौजू है और जिस तरह से उन्होंने अपने वोटरों के साथ खुद को कनेक्ट किया है, उसे लगता यही है कि वो एक अंधेरे के दौर में जो पहले हुआ करता था उसकी चर्चा करते हुए नई पीढ़ी को झकझोरना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि फिर से वो आक्रामक हो जाएं और उसी तरह से वोट करने पर उतारू हो जाएं, जैसा पहले के दौर में वोट लूटने का खेल और बैलेट बॉक्स लेकर के उसमें स्याही डालने का और उसको लेकर भागने का खेल हुआ करता था। लेकिन अब वो जमाना रहा नहीं, क्योंकि मतदान पेटियां अब नहीं होती हैं। जिस तरह से अब ईवीएम से वोट हो रहे हैं उस पर सवाल तो उठाते हैं, मगर उन सवालों की सच्चाई नहीं निकल पाती है सारी जांच में। ये सब कुछ सार्वजनिक हो चुका है कि ईवीएम पर बिल्कुल बेमतलब का सवाल उठाया जाता है, उसके ऊपर विश्वसनीयता का कोई संकट नहीं है। खैर, वो एक अलग प्रसंग है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे और आपसे ये बात साझा करना चाहूंगा कि क्या इस चुनावी आगाज का मतलब ये है कि लालू यादव फिर से जिन्हें निकालेंगे, यानी क्या वो बिहार चुनाव में बढ़त हासिल करेंगे? अगर जातीय आधार पे जो बिहार में चुनाव होता है उसका बारीक विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगा कि लालू यादव के साथ जो वोट बैंक है वो मुस्लिम यादव वोट बैंक है। उसमें अगर वामपंथी काडर्स यानी भाकपा माले के काडर्स को जोड़ दिया जाए तो ये करीब करीब 40-42% तक का मामला पहुंचता है। हो सकता है कि जैसा कल दिखा है कि रैली में सबसे ज्यादा झंडे और बैनर तो माले के थे, उनका 6-7% वोट है। और माले के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस, उसका अपना वोट बैंक लगभग नदारद हो चुका है। फिर भी हम उसे 4% मान लेते हैं। 3 से 4% कांग्रेस वोट हासिल कर सकती है। तो क्या मुस्लिम यादव जो पॉपुलेशन है वो पूरा का पूरा यादव और मुसलमान वोट लालू यादव यानी आरजेडी और महागठबंधन के पाले में चला जाएगा? क्या ये जो टर्नआउट हुआ है, जो गांधी मैदान में भीड़ उमड़ के आई है, वो सब वोट में तब्दील हो पाएगी? आप इसकी वानगी समझ सकते हैं। लालू यादव ने जिस तरह से रोहिणी आचार्य को इस रैली में इंट्रोड्यूस किया, प्रोजेक्ट किया है, वो चाहते हैं कि उन्हें इसका सहानुभूतिक लाभ मिल जाए, क्योंकि रोहिणी की किडनी पर वो जिंदा हैं और जो यादव मतदाता उनके फैन हैं, जो उनसे दीवानगी के हद तक जुड़े हुए हैं,
उनके अंदर एक सहानुभूति का वोट आ जाए, तो क्या रोहिणी आचार्य को छपरा जैसी सीट से लालू यादव उतारेंगे? पहले छपरा से ये हार चुके हैं लालू यादव, खुद उनकी पत्नी हार चुकी हैं। तो युवा तुर्क रोहिणी आचार्य को उतार कर एक ग्लैमरस वोट को भी आकर्षित करने का काम वो कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से माले गठबंधन का हिस्सा है और माले के कैडर्स वोट ज्यादा, माले के लोग बाग ज्यादा दिखे, वो 6-7% वोटों के आधार पर क्या एनडीए को पूरी तरह से परास्त करना संभव हो पाएगा? अगर समीकरण आप देखें तो 14 से 16% यादव मतदाता और मुसलमान की आबादी भी लगभग उतने ही के अनुपात में है। इसमें कैडर वोट के मिल जाने से 40-42% का मामला पहुंच जाता है, 38 से 40% का मामला ये पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यादव मतदाता अगर एक साथ मुस्लिम के साथ जुड़ करके आक्रामकता के साथ वोट करता है तो बाकी जातियां उसके विरोध में ध्रुवीकृत हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। ये हर चुनाव में इस तरह का परिणाम सामने आता है। खास करके वो तबका जो पिछड़ा और अति पिछड़ा है, वो यादव मुसलमान के गठजोड़ के खिलाफ खड़ा हो जाता है और जमकर आक्रामक तरीके से ये भी मतदान करता है। हम विश्लेषण जब करने बैठेंगे तो ये देखेंगे कि इस तरफ लालू यादव का वोट बैंक और माले के साथ उसका वोट बैंक जो प्रतिशत का अनुपात बता रहा है, उसके ठीक उलट भाजपा और एनडीए गठबंधन के साथ लगभग 52 से 58% वोट और मोदी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण का जादुई वोट अलग से जुड़ा हुआ है। इस वोट बैंक में नीतीश कुमार का धानु कुर्मी वोट, कुशवाहा का 6-7% वोट, सवर्ण जाति का वोट, भाजपा का अपना कैडर वोट, मोदी के नाम पर का वोट, पासवान जाति का वोट, और ये सब मिला करके ये ग्राफ लगभग 55 से 60% तक का पहुंच जाता है। अब ये आंकड़ा, मैं अभी आपसे ये बात साझा कर रहा था कि मुसलमान जहां ही किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट करने लगते हैं और यादव अगर उसके साथ जुड़ने लगता है तो बाकी जातियां जो पिछड़ी और अति पिछड़ी और वंचित समाज की जातियां हैं, वो सीधे गोलबंद हो जाती हैं और वो भाजपा की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। इधर नीतीश कुमार ने जिस तरह से अभी पिछले दिनों जातिगत आरक्षण दिया, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार जो आरक्षण दिया, वो लगभग 32% वोट बैंक के स्वामी हो गए अकेले, और वो जो 6 से 8% वोट का इजाफा हुआ है वो नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जितने कार्यक्रम इन्होंने चलाए हैं और महिलाओं की स्कूलों में शिक्षकों के रूप में जो भर्ती का शुरू से पंचायती स्तर पे जो कार्यक्रम चला, उससे महिलाओं के बीच भी एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार का है। और ये वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ टैग होता चला जाता है। कुशवाहा, धानु कुर्मी, सवर्ण, ये सारे के सारे मतदाता वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। इसमें पासवान जितनी आक्रामकता के साथ वोट करता है, वो आप जो उत्तर बिहार के मधेपुरा और दूसरे क्षेत्र हैं वहां जाकर के इसका पैमाना लगा सकते हैं और इसका आकलन कर सकते हैं। किशनगंज जैसी सीट जो 60% मुस्लिम आबादी की सीट है, वहां की 2-3 विधानसभा सीटें, बहादुरगंज, ठाकुरगंज जैसी सीटें हैं जहां
यादव वोट बैंक है और यादवों का वोट हमेशा मुस्लिम विरोधी भाजपा के पक्ष में जाता है। पिछली बार इसरारुल हक जीते थे और वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतना चाहे और वो या तो फिर IIM के समर्थक के साथ खड़ी हो जाए या फिर टैक्टफुली वो किसी यादव कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बना दे, तो वो बड़े मुकाबले में आगे निकल सकती है। वैसे ही जो सीमांचल क्षेत्र की तस्वीरें हैं, वहां भी इसी तरह का गणित सामने आता है। मुझे ये भरोसा लगता है कि इस बार भी ये जो गांधी मैदान में जुटा जन सैलाब था, ये बहुत गिमिक नहीं कर पाएगा, लालू जिन नहीं निकाल पाएंगे और कमोबेश मोदी का जादू ही चलने वाला है। और बिहार में जो मेरा आकलन है वो फिर से अगर उम्मीदवार सही तरह से बिसाते बिछा दी गई तो NDA निश्चित रूप से 38 से 40 सीटों पर जयकारा लगा सकता है और एक तरफा जीत का दंगल कायम कर सकता है। ये आने वाले दिनों में ये प्रकट होने वाला है, इसलिए भी कि अभी दोनों तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। उम्मीदवार जब मैदान में आ जाएंगे, यानी शाह और मात का खेल जब शुरू हो जाएगा, तब बहुत सारी चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी से जो पूर्वाभास है वो चाहे जिन्हें निकालने का हो या फिर मोदी मैजिक का हो, आकलन मेरा अपना है और मेरा आकलन यही है कि इस बार भी जादू चलेगा अगर, तो बिहार में मोदी का ही चलेगा और कमोबेश 38 से 40 सीटें भाजपा गठबंधन निकाल लेने में माहिर होगा, निकाल लेने में सफल होगा। ये अब कुछ दिनों में प्रकट हो जाएगा। प्रकट होने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बिसातें बिछना शुरू हो गई है, हुंकार भरना, दोनों तरफ से रणभेरी सजाना और दुंदुभी बजाना शुरू हो गया है। अब देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। लेकिन आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप देखते रहिए हमारे चैनल को भी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिए। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय पर विश्लेषण करते हुए आपसे कल मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।